नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। दृष्टि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर जिसके पास है तो फिर उसका जीवन और इस संसार में उसका रहने का तरीका सचमुच अलग होता है। बहुत सी चीज़ों के बारे में लोग अक्सर ये कहते हैं, अरे हमने तो ये देखा ही नहीं, हमारी तो नज़र इस चीज़ पर पड़ी ही नहीं। सचमुच दृष्टि के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि लोगों को ये कहा जाता है, भाई मिलते रहिए, क्योंकि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी आप पर नजर ही नहीं पड़ी। लोग बहुत सी बातें बिना कहे बिना सुने समझ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं देखा, हमने तो देख लिया था। दृष्टि सचमुच एक अमूल्य उपहार है जो प्रकृति से हम सबको मिलता है, लेकिन उस दृष्टिहीनता का क्या करें जो बचाई जा सकती हो और फिर भी हो जाए। दृष्टिहीनता अगर उन कारणों से होती है जिसे बचाया जा सकता है, तो उसका इलाज क्या है? अगर दृष्टिहीनता के कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो ज्यादातर आंकड़े ये बताते हैं कि विकासशील देशों में यह समस्या बहुत ज्यादा है और भारत उनमें से एक है। आज बहुत विस्तार से इस गंभीर विषय पर और साथ ही हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि नेत्रदान उसका इतना बड़ा उपाय है जो दान देकर हम सचमुच किसी के जीवन में रोशनी ला सकते हैं। क्योंकि अगर बात करें रोशनी की, तो जब हम देखते हैं या जो व्यक्ति देख सकते हैं, कभी भी हम लोगों को ये एहसास नहीं होता कि इसका महत्व क्या है, तब तक जब तक आँख में किसी तरह की समस्या ना हो जाए और दिखने में कुछ दिक्कत न होने लगे। देखने का महत्व अपने आप में है, पूरी दुनिया का देखना, रंगों को देखना और बहुत सारी तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसके बिना ज़िंदगी अधूरी हो जाती है उन लोगों के लिए जो ठीक से देख नहीं पाते। क्यों ज़रूरी होता है किसी भी व्यक्ति को कॉर्निया मिलना, ये शायद वो व्यक्ति या फिर उसके परिवार के लोग जान सकते हैं जो पूर्ण रूप से दृष्टिहीन है। बहुत ज़रूरत है कॉर्निया की, बहुत ज़रूरत है नेत्रदान करने की और ये समझने की कि दरअसल हमारे जीवन में दृष्टि का महत्व क्या है। दृष्टिहीनता यानी जीवन में अंधकार। ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें अपना जीवन अंधकार में गुजारना पड़ता है। आंखें हमें मिली एक अनमोल देन है। आंखों की संरचना लेंस, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना और कॉर्निया से मिलकर होती है, जिनके तालमेल से देखने की प्रक्रिया पूर्ण हो पाती है। रोशनी किसी बाहरी वस्तु से टकराकर पारदर्शी कॉर्निया से होते हुए रेटिना पर पड़ती है, जिससे वस्तु की आकृति आंख के पर्दे पर बनती है। ये सूचना ऑप्टिक नर्व से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचती है। मस्तिष्क वस्तु की पहचान करता है और हम देख पाते हैं। आंख में किसी प्रकार की विकृति या क्षति होने पर देखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है और दृष्टिहीनता आ सकती है। यदि दृष्टिहीनता का कारण कॉर्निया में हुई क्षति हो तो दृष्टि को पुनः वापस लाना संभव है, लेकिन ऐसी स्थिति में आवश्यकता होती है कॉर्निया प्रत्यारोपित करने की। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। इकबाल का एक शेर है, वो ये कहते हैं कि खिरद यानी अक्लमंदों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। अगर किसी को दृष्टि मिल सकती है और हम इसमें अपना योगदान दे सकते हैं तो क्यों ना करें। अगर किसी की दृष्टि बचाई जा सकती है तो हम वो ऐसा कदम क्यों ना उठाएं। किस तरह से हम अपनी आंखों को रखें ठीक और किस तरह से दृष्टिहीनता को रखें दूर, जानते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर विस्तार से हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर राधिका टंडन। आप प्रोफेसर हैं ऑप्थेल्मोलॉजी एंड शी इज को चेयरपर्सन National Eye Bank, All India Institute of Medical Sciences. We have with us Dr. Rishi Mohan, Director, Eye Tech Institute, and Brigadier Dr. J.K.S. Parihar, Professor and Head Ophthalmology, R&R Hospital. आप सभी का स्वागत है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर राधिका टंडन, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब नेत्रहीनता या दृष्टिहीनता की बात करते हैं तो बहुत से लोगों को कम भी दिखाई देता है, बहुत से लोगों को धुंधला दिखाई देता है। दरअसल दृष्टिहीनता यानी ब्लाइंडनेस कौन सी अवस्था है? तो जैसे आपने कहा,
अलग अलग लेवल्स होते हैं नहीं देखने के या धुंधला दिखने का। जो हम दृष्टिविहीनता या ब्लाइंडनेस कहते हैं वो हम मानते हैं कि जिनका विजन लेस दैन 3/60 है बाय WHO डेफिनेशन। लेस दैन 3/60 का मतलब है कि 3 मीटर के डिस्टेंस पे वो नहीं देख सकते हैं। और उनके डेली एक्टिविटीज़ में जो हमारे हर रोज़ हमें जो कार्य करने होते हैं, घर संभालना, अपना काम करना, वो ये अपने आप नहीं कर पाते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं किसी और की मदद पे। जी डॉक्टर ऋषि मोहन, इस स्थिति को अगर भारत के नज़रिए से देखें, क्या स्थिति है और क्यों ज़रूरी हो जाता है? हम लोग हर साल पूरा फोर्टनाइट मनाते हैं आई डोनेशन के लिए और बात की जाती है कि अपनी नेत्रदान कीजिए। गंभीरता कितनी आप देखते हैं इस विषय की? गंभीरता तो काफ़ी है। पहले सिर्फ कैटरैक्ट एक बहुत बड़ा वजह होती थी जिससे कि दृष्टिविहीनता थी, लेकिन अब कैटरैक्ट के ऊपर काफ़ी हद तक हम लोग काबू पा चुके हैं और कैटरैक्ट की संख्याएं अब गिर रही हैं। कॉर्निया जो एक स्वच्छ पटल है सामने का, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अब उभर के सामने आ रही हैं और इसीलिए बहुत ज़रूरी हो गया है नेत्रदान के ऊपर फोकस रखना। जी ब्रिगेडियर परिहार, ये जो स्थिति है कि बहुत सारे कारण हैं जिसमें से कुछ प्रिवेंटेबल कॉजेज जैसा डॉक्टर ऋषि ने जिक्र किया, यहाँ पर अगर भारत की बात की जाए फिलहाल क्या स्थिति है और कितना गैप रह जाता है अगर ओवरऑल देखा जाए कि जितने लोग दृष्टिहीन हैं और किन्हें मिल पाता है या किनको ट्रांसप्लांट हो पाता है? जहाँ तक दृष्टिहीनता जिसमें कि ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, ये कॉर्निया से संबंधित होते हैं जिसको पुतली कहते हैं। सिर्फ पुतली ही हमारा नेत्र का वो अवयव है जो बदला जा सकता है। हम लोग अभी करीब 50,000 के करीब ट्रांसप्लांट कॉर्निया के हो रहे हैं, जबकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वो इससे कहीं ज़्यादा है, 10 गुना के करीब है। तो इसलिए एक सामाजिक तौर से हमें ये आंदोलन लेना पड़ता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्निया प्राप्त करें और इस दृष्टिहीनता के से मुकाबला कर सकें। जी डॉक्टर ऋषि मोहन, जब बात आई कैटरैक्ट की यानी मोतियाबिंद की, तो बहुत से लोगों के मन में ये भी एक प्रश्न अब उठ रहा होगा कि वो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं जिनसे दृष्टिविहीनता होती है, और उनमें से जाहिर सी बात है 2 तरह की मुख्य तौर पे जैसे आप लोग बता रहे हैं, एक जिनको हम रोक सकते हैं, प्रिवेंटेबल है, और जिनको नहीं रोक सकते। तो ज़रा इनको थोड़ा सा स्पष्ट करें प्लीज। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल या ट्रीटेबल और प्रिवेंटेबल, इनमें हम लोग फ़र्क डालते हैं। जी, अब जैसे काला मोतिया है, ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें दृष्टिविहीनता का तोड़ नहीं है, तो उसका हम प्रिवेंशन पे ही ध्यान देते हैं। मोतियाबिंद है जो कि तकरीबन ज़्यादातर इंसानों को होगा ही, लेकिन उसके अच्छे इलाज उपलब्ध हैं। कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन या कॉर्निया की अगर हम लोग बचाव कर सकते हैं, उसकी हम सफ़ेदी या उसके ऊपर हम एक फूला ना पड़े, इसका अगर हम इलाज कर सकते हैं तो वो एक प्रिवेंटेबल कॉज में चला जाता है। लेकिन अगर पड़ जाए तो उसका रिप्लेसमेंट के द्वारा, ट्रांसप्लांटेशन प्रत्यारोपण के द्वारा इलाज है। जी डॉक्टर राधिका, अभी हमने काफ़ी समय से नेत्रदान के विषय पर कार्य करना शुरू किया और तकरीबन हर तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। आप क्या देखती हैं, किस तरह का बदलाव आया है? अगर पिछले 5 सालों की बात की जाए, क्या वाकई जब बात की जाती थी कि बहुत सारे कॉर्निया चाहिए और तकरीबन शायद 1/4 कहा जाता था कि मिल पाते हैं, तो क्या बदलाव उस स्थिति में आप देखती हैं? इस विषय में हमारे देश में काफ़ी प्रगति हुई है, तो हमें ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि पूरे समाज में गवर्नमेंट की तरफ से NGOs, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, सब ने मिलजुल के काम किया है इस प्रॉब्लम का या कॉज को सुलझाने में। तो जैसे आपने कहा, पहले क्वार्टर जो हम चाहते थे उसके क्वार्टर थे, अभी हमारा जो कलेक्शन ऑल ओवर इंडिया है, आंकड़े दिखाते हैं कि हमने लास्ट ईयर 52,000 जो पिछले साल 52,000 था, लास्ट ईयर इट इज इंक्रीज टू 58,000 कॉर्नियाज, एंड जो ट्रांसप्लांट्स है वो 22,000 से 30,000 हो गए हैं। और ये भी एक अंडर रिपोर्टिंग है क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेशन सब जगह सब किनारों से पहुंच नहीं पाती। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दिखाता है कि हमारे देश में इसमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट है और ये बढ़ता जाएगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम ये स्थिति पे आ जाएंगे कि हमारा पूरा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, एंड फिर हम ये पोजीशन में रहेंगे कि और देशों की मदद करने के पॉइंट पे आ सकते हैं। जी डॉक्टर परिहार, यही बात, ये जो गैप है, ये जो खाई है डिमांड और सप्लाई की,
जो चुनौतियां अब से कुछ दशक पहले तक थीं, क्या अब भी वही हैं या कहाँ कहाँ हमने बदलाव किया है, सुधार किया है, और किस तरह की हमें ज़रूरत है कदम उठाने की? ये बहुत ही ज्वलंत और अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। समाज जो है वो परिवर्तन की लहर में बहता है। भारत में भी परिवर्तन आए हैं और सबसे बड़ा अंधत्व, चाहे वो नेत्र अंधत्व हो या बीमारियां हो, मानसिक रूप से हो, शिक्षा का ना होना है। भारत में शिक्षा बढ़ी है, 80% तक पहुंच गए। मीडिया है, कंप्यूटर्स है, साइबर, ये सब ने बहुत ही ज़्यादा जागृति उत्पन्न की है और इसकी वजह से समाज में परिवर्तन आ रहे हैं और नेत्रदान की जो हमारी समस्याएं थी उनमें काफ़ी कमी आई है। भारतीय सरकार इसमें ध्यान दे रही है। जहाँ तक स्वास्थ्य या हेल्थ है, राज्य शासन का विषय, वो भी इसमें ध्यान दे रहे हैं। राष्ट्रीय नेत्र कोष संगठन, जैसे आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहते हैं, दूसरी संस्थाएं जैसे डॉक्टर ऋषि ने बताया है, इन सब के हाथ सब मिला के जो काम कर रहे हैं उससे इसमें काफ़ी परिवर्तन आया है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम जो डॉक्टर राधिका ने बताया है वो स्थिति हम कुछ ही सालों में प्राप्त कर लेंगे कि कॉर्निया की जो ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है उससे हम निजात पा सकें। जी, ये तो स्थिति की बात हुई। डॉक्टर ऋषि, अब आपसे ये समझते हैं कि अगर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की बात की जाए, कौन से वो लोग हैं जिनको कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से जिनकी रोशनी वापस आ सकती है और कौन कौन सी बीमारियां हैं कॉर्निया से संबंधित, इंजरीज या दूसरी बीमारियों की बात की जाए, जिसमें कोई भी व्यक्ति ये उम्मीद रखे कि अगर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता है तो दृष्टि लौट आएगी? अगर आप आँख का स्ट्रक्चर देखें तो जो आगे का शीशा होता है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, यही एक अकेला अंग है जो कि ट्रांसप्लांटेबल है और इसके ऊपर कोई भी चोट या इसकी पारदर्शिता पे अगर कोई फ़र्क पड़ता है तो वो एक वजह होती है कि हमें कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो कभी कभी कुछ बीमारियां हैं जैसे इन्फेक्शंस, कॉर्निया में अल्सर्स हो जाते हैं, कॉर्निया में चोट लगने से एक सफ़ेदी आ जाती है, कॉर्निया में कोई परफोरेशन या कोई फॉरेन बॉडी गिरने से उसमें घाव बन जाता है, वो जब घाव भरता है तो एक सफ़ेदी छोड़ जाता है। कुछ पैदाइशी बीमारियां ऐसी हैं, न्यूट्रिशन, विटामिन ए और प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी की वजह से छोटे नवजात शिशुओं तक में इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि कॉर्निया एकदम से ख़राब होना शुरू हो जाता है और विटामिन ए की बहुत इंपॉर्टेंस है उसमें। तो कई ऐसी बीमारियां हैं, कई बार ऑपरेशन सफल नहीं होते, उनसे डैमेज हो जाता है कॉर्निया। तो ये सब सिचुएशंस में कॉर्निया की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। जी, हमारे पास हमारे दर्शकों के ईमेल लगातार आने शुरू हो गए हैं। एक हमारे दर्शक ने बड़ा ही दिलचस्प सवाल पूछा है। इनका नाम है त्रुपिशा पटेल। ये डॉक्टर राधिका ये जानना चाहते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर आई डोनेशन? कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं वेयर वन कैन डोनेट आईज विदाउट एनी फियर ऑफ सेफ्टी एंड फ्रॉड? ये भी कुछ खबरें कभी कभी आ जाती हैं मीडिया में, तो लोगों के मन में ये भी एक संशय आता है, तो ये ज़रा थोड़ा सा बताइए। ये बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि अपने मन में ये फ्रॉड और इसकी आपको भाव और सोचना नहीं चाहिए, ये शंका आनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी कॉर्निया दिया जाता है वो डेथ के बाद ही दिया जाता है, मृत्यु के पश्चात ही। तो वो आपके, ये बहुत सुंदर सी चीज़ है कि जो आपके मृत्यु के बाद विदिन 6 to 8 आवर्स आफ्टर डेथ भी ये जीवित रहता है और वो बाद में किसी के काम आ सकता है। तो फ्रॉड का कोई ऐसा हमें डरना नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग हार्म्ड इन एनी वे। एंड ये एक अफवाह कह सकते हैं जो फैली जाती है कि फ्रॉड हो सकता है। आई डोंट थिंक यू नीड टू वरी अबाउट दैट। संस्थाओं के जो उन्होंने पूछा, इट इज़ ईजियर टू कॉन्टैक्ट द नियरेस्ट आई हॉस्पिटल और द नियरेस्ट लार्ज हॉस्पिटल। हर शहर में कम से कम एक तो आई बैंक है ही, एंड ये इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी होता है, बट यू कैन कॉन्टैक्ट द नियरेस्ट हॉस्पिटल। अब आई डोनेशन का प्रोसीजर, देयर 2 स्टेप्स। एक है कि आपने खुद प्लेज किया कि ये आपकी इच्छा है, आप आई डोनेशन करना चाहते हैं, तो आप प्लेज फॉर्म भर सकते हैं और भेज सकते हैं। बट इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि
डेथ के बाद वो डोनेशन होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने प्लेज किया हो, आपके रिलेटिव्स भी आपके बिहाफ पे डेथ के बाद आई बैंक को, मृत्यु के बाद आई बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हैं या नज़दीकी हॉस्पिटल्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं, और फिर वो आके वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए वो कॉर्निया रिकवर कर सकते हैं। जी। अभी भी एक बड़ा मुश्किल प्रश्न रहता है डॉक्टर परिहार, वो ये कि परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए और ऐसे में किसी एक के द्वारा ये फैसला किया जाना कि नेत्रदान करवाना है, एक ये अपने आप में। दूसरी चीज़, अब ये दो तरफ की चीज़ हो गई। एक तो परिवार जिसमें शामिल हो, परिवार के लोगों में को सब अगर रजामंद है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे में आप लोगों का काम कितना मुश्किल होता है? ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, और बट एक सामाजिक हम जिम्मेदारी के लिए नेत्र विशेषज्ञ इस कार्य को लेते हैं, हमें अप्रोच करना होता है, और इसमें जब हम जाते हैं तो घर के उस सदस्य को हम पहले कोशिश करते हैं जिसका कि एजुकेशन स्टेटस ज़्यादा है, इमोशनली बॉन्डेड है, बट उसके साथ में ये है कि वो सोच के और कोई निर्णय ले सकते हैं। पत्नी को जहाँ तक है हम लोग पहले अप्रोच नहीं करते हैं, बच्चे जो होते हैं वो इसमें ज़्यादा समझदार होते हैं, उनसे हम करते हैं, निवेदन करते हैं, इस समस्या को बताते हैं, और कोशिश करने से तो कुछ भी मिल सकता है। जी। एक और बात जो लोगों के मन में हमेशा आती है वो ये कि बहुत से लोगों को लगता है कि परिवार में किसी की मृत्यु होने पर इस तरह की बात करना भी अपने आप में इतना मुश्किल, कठिन है। आज के संदर्भ में जब हम ये देखते हैं, डॉक्टर ऋषि मोहन, जो बात डॉक्टर परिहार कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़ने से लोगों में ये भावना जरूर आई है कि जो भी ऐसा है मेरे द्वारा जो समाज का भला हो सकता हो तो क्यों ना हो। क्या इसमें सचमुच बदलाव आया है? जी, निश्चित रूप से आया है, और आई थिंक इसका श्रेय हमारी जो सारी संस्थाएं हैं, जैसे डॉक्टर राधिका पहले कह रही थी, और जो हमारा मीडिया है उसको जाता है, जिसने ये अवेयरनेस अब क्रिएट की है। बहुत सारे भ्रम होते थे नेत्रदान से जुड़े, जी, वो सब को काफ़ी हद तक अब धीरे धीरे वो मिथ्या भाव जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और लोग आगे आ रहे हैं, और नेत्रदान की संख्याएं बढ़ रही हैं, और नेत्रदान की हमारी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टिश्यूज़ हमें अब उपलब्ध हैं, और वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदा दे रही हैं। जी। एक इसी में छोटी सी बात डॉक्टर राधिका, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जिन परिवारों से नेत्रदान किया जाता है, क्या ऐसा कुछ ट्रेंड देखा गया है कि उन परिवारों में या उन परिवारों से जुड़े जो और परिवार हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वहाँ ये चलन थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि एक बार ये एहसास हो चुका होता है कि हाँ, हमारे परिवार में से किसी ने नेत्रदान किया है? श्योर, क्योंकि ये हर चीज़ में होता है। अगर हमने कोई चीज़ अनुभव नहीं किया और उसका जो अच्छा प्रभाव है हमने पर्सनली अनुभव नहीं किया, तो एक मन में डाउट रहता है, एक डर रहता है। तो ज़रूर ये फ़र्क पड़ता है कि जिन परिवारों ने ये कदम लिया है और ये नेत्रदान करके उन्होंने अनुभव किया है, देखा है कि इट्स अ सिंपल प्रोसीजर, और कितना अच्छा महसूस होता है कि हमने ये करके कि कोई 2, 3, 4 नेत्रविहीन लोगों को मदद की है। तो डेफिनेटली और हम चाहते हैं कि ये एक रूटीन चीज़ बन जाए हर परिवार में, कि सबसे पहले उनके मन में यही आना चाहिए कि बस हमें अब नेत्रदान की का प्रोसीजर कंप्लीट करना है, ताकि ये हर परिवार में फैले पूरे देश में। डॉक्टर परिहार, जब भी ये बात आती है कि मन में बात उठी कि नेत्रदान करना है, तो वहाँ पर साथ में कुछ और प्रश्न भी उठते हैं कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, चश्मा लगाते हैं अगर हम, या फिर नज़र कमज़ोर है, कोई सर्जरी हुई है, तो क्या हम नेत्रदान करें, क्या यूज़फुल होगा या नहीं? तो कौन सी स्थितियाँ आप बताना चाहेंगे जो लोगों के मन में ज़रूर ये लगता है कि शायद क्वेश्चन मार्क है कि क्या नेत्रदान हो सकता है या नहीं, लेकिन बिल्कुल सेफ है और वो भी नेत्रदान कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा और ज्वलंत सवाल है। नेत्रदान का जैसे डॉक्टर ऋषि ने बताया कि हम इसमें दृष्टि सफ़ेद पुतली जो होती है, कॉर्निया चमकदार, उसको यूज़ करते हैं। तो अगर कॉर्निया अच्छा है, कॉर्निया के ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता बहुत अच्छी है, उसके अंदर के जो सेल काउंट होते हैं वो स्वस्थ है, तो ये लिया जा सकता है। उम्र के पड़ाव, कम उम्र और बहुत अधिक उम्र में ये नहीं लिया जाता है। बाकी अगर ऑपरेशन मोतियाबिंद का हुआ है, पुतली पे कोई असर नहीं आया है, आप वो ले सकते हैं। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर
इन बीमारियों से कॉर्निया में कोई परिवर्तन नहीं आते, हम इसमें जा सकते हैं। मगर अगर HIV है, हेपेटाइटिस है या दूसरे जो रक्त के संबंधित कैंसर होते हैं, ल्यूकीमिया है जी, उसके बाद ऐसे कैंसर जो आँख के आसपास हों, नाक या इसमें संबंधित हों, या कोई मृत्यु के पहले कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक बीमार रहा हो, जिसमें इन्फेक्शन रहा हो, जिसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं, उन सब में ये संभव नहीं है। जी, ऐसी स्थिति में डॉक्टर ऋषि मोहन, अगर कोई व्यक्ति प्लेज करना चाह रहा है या डोनेट करना चाह रहा है, तो आई बैंक की टीम अगर वहां जाती है, वो लोग डिसाइड करेंगे कि कॉर्निया लेना है या नहीं लेना है, या फिर पहले कॉर्निया ले लिया जाएगा और उसके बाद ये तय करेंगे कि वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज़, सेफ है या नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। दोनों ही चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग जाते हैं, जैसे हमारी टीम पहुंचती है साइट पे जहां मृत्यु हुई है और आई डोनेशन की कॉल आई है हमारे पास, तो हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में ज़रूर जाते हैं कि क्या वजह थी जिस वजह से डेथ हुई और उनको क्या बीमारियां थीं पहले, और उसमें से अगर कोई ऐसी बीमारी जैसे डॉक्टर परिहार ने कहा निकलती है तो शायद हम वो कॉर्निया नहीं लेते हैं और उनको समझा देते हैं कि ये शायद हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं हो पाएगा। दूसरा होता है जिसके बारे में नहीं मालूम होता, तो कॉर्नियाज लिए जाते हैं, तो उनकी फिर दोनों तरह से इवैल्यूएशंस आई बैंक में की जाती है, जिसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। उस प्रोसेसिंग में कॉर्निया की टिश्यू की हेल्थ और जुड़ी हुई जो बीमारी है, क्योंकि हम कॉर्निया के साथ ब्लड सैंपल भी लेते हैं डिसीज्ड का, जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है, और उस ब्लड सैंपल को हम टेस्ट्स रन करके ये निश्चय करते हैं कि ये कॉर्निया इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। जी, अब ये तमाम प्रोसीजर डॉक्टर राधिका कि कॉर्निया लेना, अस्पताल तक लाना, उसको स्टोर करना और फिर किसी को ट्रांसप्लांट करना, किस तरह से ये तमाम प्रक्रिया की जाती है और किस तरह के चेक पॉइंट्स रखते हैं? तो ये बहुत अच्छा सवाल है। सिंपली जैसे पहले ऋषि ने कहा, सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है जब वो टीम पहुंचती है और कुछ चीज़ें चेक करके देखते हैं और फिर परिवार से कंफर्म करते हैं, और फिर एक बार अगर उस स्टेज पे ये तय किया जाता है कि कॉर्निया यूज़ हो सकती है तो फिर वो कॉर्निया ली जाती है। आजकल हम पूरी आँख या फुल आईबॉल नहीं लेते हैं, सिर्फ कॉर्निया का हिस्सा जो एकदम आपके घड़ी के ऊपर जो शीशा है उतना हिस्सा लेते हैं और उसको एक स्पेशल मीडियम में रखते हैं। पहले हम एक MK मीडियम यूज़ करते थे, अभी एक और मीडियम आया है जो कॉर्निसोल या ऑप्टिसोल या यूसोल कहते हैं, जो अप टू 2 वीक्स तक कॉर्निया को हेल्दी रखता है। तो वो कॉर्निया डायरेक्टली जहाँ से लिया जाता है स्ट्रेट अवे उस मीडियम में ट्रांसफ़र करके आइस बॉक्स में सेफली आई बैंक में आता है अलॉन्ग विद द ब्लड सैंपल। फिर आई बैंक में नेक्स्ट टीम होती है, टेक्नीशियंस एंड डॉक्टर्स, वो इंफॉर्मेशन स्क्रीन करते हैं, ब्लड टेस्ट किया जाता है, वो कॉर्निया रेफ्रिजरेट किया जाता है एंड पीरियडिकली उसके चेक्स किए जाते हैं। स्लिट लैम्प पे उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसके फंक्शन और उसके स्पेक्युलर काउंट कि उसमें कितने सेल्स जीवित है वो देखा जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप, अगर ये फुल स्टेजेस से क्लियर हो गया कि दिस इज़ कॉर्निया विच कैन बी ट्रांसप्लांटेड, फिर इट इज़ मैच्ड डिपेंडिंग कि कॉर्निया के कितने क्वालिटीज़ हैं और पेशेंट के कितने रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हर कॉर्निया अपना सबसे बेस्ट पोटेंशियल के लिए इस्तेमाल हो जी, एंड देन इट इज़ रिलीज्ड फॉर। तो कितना समय लग जाता है डॉक्टर राधिका इस तमाम प्रक्रिया में? आप कह सकते हैं 6 to 24 आवर्स, कभी कभी अगर कल्चर रिपोर्ट के लिए वेट करना है तो अप टू 24 आवर्स, एंड उसके बाद ट्रांसप्लांट करने में 2 to 3 डेज, कभी कभी 4-5 दिन, डिपेंड करता है पेशेंट की स्थिति पे और वो टेस्ट के जी स्थिति पे। तो कॉर्निया स्वस्थ है, ठीक ठाक है और उसे प्रत्यारोपित किया जा सकता है, उसके बाद क्या होगा उस पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं हिरण्य दवेरा ओडिशा से। हिरण्य दवेरा जी, आपका बहुत स्वागत, क्या जानना चाहते हैं आप? और सर, पहला सवाल मेरा ये है कि कौन सा मतलब लोअर एज लिमिट है और एबव एज लिमिट है जिसमें हम नेत्रदान कर सकते हैं? अच्छा। और एनी डिसीज जो है मतलब जो लिखा गया है हमारा डिस्प्ले में सर आप जो दिखा है उसको छोड़ के एनी कौन सा डिसीज है जिसमें हम नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? अच्छा। और सर तीसरा सवाल मेरा ये है कि मरने के उपरांत जी कितने घंटे तक हम कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं? सर इसी 3 सवाल है मेरा। जी जी, बहुत अच्छे सवाल हैं आपके। डॉक्टर परिहार, आप जवाब देना चाहेंगे? सबसे कम उम्र क्या होगी जी हाँ, और अधिकतम अवस्था क्या होगी? 3 सवाल इनके। जी
5 साल से कम उम्र के बच्चे का कॉर्निया हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि उसकी संरचना अलग होती है। 90 साल से ऊपर के कॉर्निया या 80 साल से ऊपर के कॉर्निया की जो क्षमता होती है पारदर्शिता की वो कम हो सकती है, हम उसको नहीं लेते हैं। तो उम्र के ऊपर और नीचे के पड़ाव में कॉर्निया नहीं लिया जाता है। ठीक है। अब दूसरा सवाल डॉक्टर ऋषि मोहन, कौन कौन सी बीमारियों में नेत्रदान कर सकते हैं और किन में नहीं कर सकते? तकरीबन मोटे तौर पे सब बीमारियों में नेत्रदान किया जा सकता है। सिर्फ जिन बीमारियों में कुछ वायरसेस हैं जैसे HIV है, हेपेटाइटिस है, इनमें कॉर्निया इस्तेमाल नहीं होता, पर अक्सर इनकी जानकारी मरीज़ को होती ही नहीं, तो वो फिर टेस्टिंग में बाद में जब कॉर्निया और ब्लड की टेस्टिंग होती है उसमें निकलता है। जी। कुछ कैंसर्स हैं, ब्लड के कैंसर्स, डॉक्टर ने जिक्र किया था, रेबीज़ और जो आँख के इर्द गिर्द के कैंसर्स हैं, और सेप्टिसीमिया यानी कि जिसकी मृत्यु एक वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के वजह से हुई हो, उसका कॉर्निया भी आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। जी। डॉक्टर राधिका, इनका तीसरा सवाल था कि मृत्यु के कितने घंटों के भीतर नेत्रदान किया जा सकता है? ये है 6 to 8 आवर्स। हम 6 to 8 आवर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर दिल्ली में एकदम सर्दी का मौसम है तो अप टू 8 घंटे तक भी ठीक रहता है, पर अगर बहुत गर्म मौसम है तो विद इन 6 आवर्स। गर्म मौसम में समय कम हो जाएगा और अगर जाड़े हैं और ऐसा मौसम है तब फिर 8 घंटे तक आप। हाँ जी। और एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो फिर वो बॉडी रेफ्रिजरेट हो जाती है जब तक वो पुलिस प्रोसीजर और MLC केसेस का फॉर्मेलिटीज पूरे नहीं होते। तो अगर बॉडी विद इन 6 आवर्स मतलब रेफ्रिजरेट हुआ है, एक ठंडे में कोल्ड स्टोरेज में रखा है मॉर्चरी में, तो हम ये 6 से 8 लिमिट 12 घंटे तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जी। डॉक्टर राधिका टंडन, आपने जैसे बताया था कि जब ये तय हो गया कि अब कॉर्निया ठीक है, इसे प्रत्यारोपित किया जा सकता है, उसके बाद का प्रोसीजर किस तरह होता है? क्योंकि शुरू में ही आपने, डॉक्टर परिहार ने, डॉक्टर ऋषि मोहन ने बता ही दिया कि भीड़ इतनी है, डिमांड इतनी ज़्यादा है, तो किसको पहले मिलेगा? यस, हर आई बैंक और हर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सेंटर की अपनी वेटिंग लिस्ट है। जैसे पेशेंट आता है और उसको चेक किया जाता है और ये डिसाइड या निर्णय हो जाता है कि इसको अब कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो उनका वो वेटिंग लिस्ट या क्रम में उनका नाम लिखा जाता है। पर ये जैसे आपने कहा, तय करना कि किसको पहले मिलेगा, ज़्यादातर क्या माना जाता है कि जिनके दोनों आँखों की दृष्टि नहीं है, दोनों आँखों से जो ब्लाइंड है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। और दूसरा है बहुत छोटे उम्र के बच्चे, क्योंकि बच्चों में अगर सही टाइम पे वो ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता तो ज़िंदगी भर के लिए उनकी आँख में वो रोशनी वापस आने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें सोचते हुए, पर जैसे हमने पहले भी चर्चा की कि हमें अलग अलग कॉर्नियाज भी मिलते हैं, तो अगर हमारे पास एक ज़्यादा उम्र के मरीज़ के कॉर्निया मिला और उस टाइम हमारे पास जो बायलैटरली ब्लाइंड है और जो बच्चा है वो बहुत कम उम्र का है, तो उस टाइम वो कॉर्निया हम उसी कॉरेस्पॉन्डिंग एज के पेशेंट को दे सकते हैं। और ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि उम्र ज़्यादा है तो कॉर्निया ठीक नहीं है। हम इतने देखते हैं कि कोई 70 ईयर ओल्ड भी हो सकता है जो बहुत ही तंदुरुस्त है, बहुत एक्टिव है, तो ऐसे उनका कॉर्निया भी एक्टिव हो सकता है। तो ये हम एज के हिसाब से पूरा नहीं जाते हैं, कॉर्निया के जो शक्ति है वो टेस्ट करके हम कॉरेस्पॉन्डिंगली क्वालिटी देखनी होगी कि कॉर्निया में जो फंक्शन है उसमें एक प्रायोरिटी अक्सर उसे भी दी जाती है जिसको चोट लगी हो। और उसमें फिर इमरजेंसी सिचुएशंस या किसी का कोई जख्म बना हो जो और वो पुतली उसकी फट गई हो, तो उस सिचुएशन में आउट ऑफ टर्न भी एज एन इमरजेंसी प्रोसीजर आंख को बचाने के लिए प्रत्यारोपण किया जाता है। जी, अब ये जो प्रत्यारोपण की प्रक्रिया है डॉक्टर परिहार, आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरीके से होती है, जो एक्चुअल सर्जरी है कितना टाइम लेगी और किस तरह से किया जाता है? जहाँ तक पुतली होती है या कॉर्निया है, उसमें अगर कोई सफ़ेदी आ गई है तो सिर्फ खाली सफ़ेदी नहीं होती है, उसके साथ में हो सकता है कि मोतिया भी हो गया हो, उसके साथ ये भी हो सकता है कि उसका प्रेशर बढ़ रहा हो। तो अगर 3-4 बीमारियां साथ में जुड़ी हुई हैं तो प्रत्यारोपण के साथ में दूसरी विधियां का भी हमको निदान करना होता है, उसमें समय ज़्यादा लगता है। अगर सिर्फ खाली पुतली ही बदलना है तो उसमें करीब 1 से 1.5 घंटे के बीच में संभव है।
दूसरी प्रक्रियाएं साथ में होंगी तो 3 घंटे भी लग सकते हैं। जी, और कैसे होती है, हम विजुअल्स कुछ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जी। कि कैसे बदला जाता है, ये भी आप बता दें। बहुत ही अच्छा सवाल है। कॉर्निया पहले पूरा का पूरा कॉर्निया बदलते थे, जिसको हम पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी कहते हैं, जी, जी हम जिसमें स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी जी स्क्रीन जिसके पर ये- अंदर आप देखिए कि ये पूरी पुतली इसमें से खराब वाली निकाल दी गई है और स्वच्छ साफ पुतली जो है वो लगाई गई है। ये बहुत ही महीन सूचर हैं ये, इनका 80 होता है, ये सिल्क के होते हैं या नायलॉन होते हैं, जिससे हमने इनको 4 सूचर लगा के रोका है। इसके बाद बहुत ही इससे भी ज़्यादा महीन 10 सूचर से लगातार इसको देके इसको वापस रख दिया गया है। इसमें पुतली बदलने के साथ में ग्लाकोमा भी था, इसलिए दूसरा ऑपरेशन भी साथ में इसमें किया गया है। जी, ये जो तमाम ऑपरेशन होता है डॉक्टर ऋषि मोहन, जो सर्जरी होती है, क्या इस समय पर व्यक्ति जो है उसको अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है या अवेक रहता है, क्या स्थिति रहती है इसकी? दोनों ही तरीकों से होता है। कम उम्र में जो किए जाते हैं उनको आमतौर पे हम लोग जनरल एनेस्थीसिया यानी पूरी बेहोशी के अंदर किए करते हैं, और लोकल में इर्द गिर्द सुई लगा के भी हम लोग सुन कर देते हैं हिस्सा, उसके अंदर भी किया जाता है। जी, ये देखने में जिस तरह से लग रहा है ये बहुत महीन काम है, जो कि वाकई आप लोगों तो कमाल करते हैं। एक बात हम और यहाँ जानना चाहेंगे, जो कॉर्निया की एज को लेकर जो बात हो रही थी डॉक्टर राधिका टंडन, एक थोड़ा सा स्पष्टीकरण वहाँ हम ये चाहेंगे, जिस तरह से व्यक्ति के शरीर की भी एक उम्र होती है, एजिंग प्रोसेस से सभी अंग जो हैं धीरे धीरे शिथिल होते जाते हैं। 70-75 वर्ष के किसी व्यक्ति का कॉर्निया जब किसी 20 वर्ष के युवक को लगेगा, तो क्या वो कॉर्निया जिंदगी भर, बार बार लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि प्रत्यारोपण के बाद क्या ये कॉर्निया जिंदगी भर साथ निभाएगा? अब ये है कि वो जो कॉर्निया ज़िंदगी भर निभाएगा कि नहीं, वो सिर्फ डोनर कॉर्निया पे नहीं निर्भर है, उसके और भी वजह है। पर आई अंडरस्टैंड जो आप पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए दो तीन चीज़ें हैं। एक है कि इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली इनफ अराउंड 2-3 years ago एक रिपोर्ट थी कि a 70-year-old donor was transplanted in a 40-year-old person who then lived till the age of 90. So in fact that cornea का life 70 plus 50 and you know जी, you can तो see, तो ऐसे कोई नेचर में ऐसे कोई लिमिट नहीं है। बट दूसरा सवाल ये है कि हम ये कॉर्निया को स्प्लिट भी करते हैं, तो जो हिस्सा कॉर्निया का हम कहते हैं जो डेलिकेट है और जिसके सेल्स जीवित होने हैं, वो अंदर वाला लेयर है, एंड वो एजिंग से फ़र्क पड़ता है। पर अगर हमारे पास एक कॉर्निया है ज़्यादा उम्र का, तो उसका एंटीरियर सामने वाला हिस्सा अगर क्लियर है, तो वो हम यंग डोनर पे लगा सकते हैं, एंड वो क्योंकि उसके खुद का अंदर का लेयर हेल्दी है, जैसे कि केरेटोकोनस है या पार्शियल थिकनेस ओपेसिटीज़ है, तो ऐसे वो कॉर्निया यंग पर्सन के भी काम आ सकता है। और तीसरा सिचुएशन है, जैसे डॉक्टर ऋषि ने बताया कि इमरजेंसी सिचुएशन हुई कि पेशेंट का, मरीज़ का पूरा कॉर्निया गल गया इन्फेक्शन की वजह से, तो पूरा कॉर्निया पिघल रहा है, पूरी आंख का जो अंदर का हिस्सा है वो बाहर निकलने को आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप ज़्यादा उम्र के कॉर्निया को भी इमरजेंसी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। वो कॉर्निया अपना उस आंख को बचा लेता है, कभी कभी वो ज़्यादा क्लियर रह भी जाता है, और नहीं है तो एक सेकंड ट्रांसप्लांट बाद में हो सकता है। जी, अगर सुविधाओं की बात करें डॉक्टर ऋषि मोहन, एडवांसमेंट्स का अगर जिक्र किया जाए, तो सर्जरी के लेवल पर या फिर स्टोरेज के लेवल पर क्या कुछ आप नई तकनीकें देखते हैं जिससे काम थोड़ा सा बेहतर और आसान हो रहा है? जी बिल्कुल, बहुत कुछ एडवांसमेंट्स हुए हैं कॉर्निया की जो क्वालिटीज़ हैं, और जो हमारे पहले तो अगर हम प्रोसेसिंग और स्टोरेज की बात करें, जैसे डॉक्टर राधिका ने पहले कहा, कुछ नए चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिससे कॉर्निया 4 से लेकर 10-12 दिन तक रखा जा सकता है विद वेरी गुड क्वालिटी मेंटेनेंस। और जहाँ तक सर्जिकल प्रोसीजर्स का सवाल है, माइक्रो सर्जरी, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल, और अब कुछ लेज़र्स भी आ गए हैं जिनसे कटिंग्स वगैरह हो पाती हैं। हम लोग अब कॉर्नियास को स्प्लिट कर लेते हैं। पहले कॉर्निया पूरे का पूरा ही रिप्लेस किया जाता था, लेकिन अब उसके बीच में भी आधा मिलीमीटर मोटा होता है केवल, उसको भी हम स्प्लिट करके या पीछे की लेयर या आगे की लेयर अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, बेस्ड ऑन की बीमारी किधर है, तो उतना ही हिस्सा हम रिप्लेस करते हैं। तो दीज आर ग्रेट एडवांसमेंट, और उसके रिजल्ट्स बिल्कुल बढ़िया हैं। जी, इनफैक्ट फुल थिकनेस केराटोप्लास्टी से काफ़ी मायनों में सुपीरियर भी हैं।
अच्छा, तो आप जो बता रहे हैं कि अब एक कॉर्निया 3 लोगों में भी लगाया जा सकता है? जी हाँ, 3 लोगों में भी लग सकता है, पर वो 3 लोगों का इकट्ठा अवेलेबल होना जी। वो बहुत सरल नहीं है। जी डॉक्टर परिहार, एक और बात जो बहुत वाजिब हो जाती है इसके बाद कि जब प्रत्यारोपण हो गया तो डॉक्टर राधिका टंडन ये बताते बताते उस वक्त, क्योंकि सवाल कुछ और था, वो ये कह रही थी कि सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि ये जो प्रत्यारोपण है, कॉर्निया जो है, कब तक चलेगा। तो जिसको लग गया है, रेसिपिएंट जो है, उसे क्या करना? इसके पहले इस सवाल का मैं जवाब दूं, जिंदगी में कोई भी चीज़ पूरे साथ नहीं रहती है। माता पिता पूरी ज़िंदगी साथ नहीं देते, पत्नी 25 साल बाद आती है, कब तक साथ देगी पता नहीं होता है। तो कॉर्निया को हम क्यों दोष दें कि वो ज़िंदगी भर नहीं चलेगा। कॉर्निया जब किस पे लगना है उस पर बहुत निर्भर करता है। अगर जो पेरिफेरल कॉर्निया अगर वो हेल्दी है, जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं आई हैं, उसमें अगर आप अच्छी क्वालिटी का कॉर्निया लगाएंगे तो वो बहुत अच्छा चलेगा। अगर ज़्यादा बड़ी ओपेसिटी है, ब्लड वेसल्स आ गए हैं, ग्लोकोमा है, कितना ही अच्छा कॉर्निया लगाए वो कम चलेगा। मगर जैसा डॉक्टर ऋषि ने बताया है, जैसे हमारी सर्जिकल टेक्निक्स इम्प्रूव हुई हैं, रिजल्ट्स भी बहुत इम्प्रूव हुए हैं। कुछ डिसीजेस में कॉर्निया जो है मैंने खुद देखा हुआ है कि आज से 25 साल पहले लगाया गया था, जैसा केरेटोकोनस, अभी भी शानदार चमक रहा है जी। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें रिजेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, वो जल्दी चला जाएगा। बट जो रिजल्ट्स आज से 10 साल पहले थे, मैं बहुत ही विश्वास के साथ बिना किसी हिचक के कह सकता हूँ कि अब उसमें बहुत सुधार हो गया है। जी, सुधार हो रहा है डॉक्टर राधिका, लेकिन अभी भी कौन से पॉइंट्स आपको लगते हैं जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं या गैप का कारण है, जिन पे काम किया जाए तो शायद स्थिति कुछ और बेहतर की जा सकती है? हाँ, एक तो है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ एक अनहेल्दी डिमांड क्यों है कॉर्नियाज़ का। क्यों हमारे पास इतने सारे मरीज़ हैं जिनको कॉर्निया की ज़रूरत है। और ज़्यादातर देखा जाएगा तो मेजॉरिटी ऑफ दीज केसेस हम थोड़ा सा अगर सावधानी रखते तो ये अवॉइड कर सकते थे। सबसे ज़्यादा दुख होता है जब कॉर्निया चोट से डैमेज हो जाता है। घरेलू चीज़ें हैं, कैंची, सुई, केमिकल, चूना, ऐसी चीज़ों से आँख में, खास करके बच्चों की आँख में जब चोट लगती है तो बहुत ही दुख होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम, एक तो है ये अगर थोड़ा हम अवॉइड कर सकते थे तो बेटर है, और दूसरा है उसके इलाज करते करते भी जो नेचर ने बनाया था कॉर्निया, उसके एकदम बराबर रूप में लाना बहुत मुश्किल है। तो एक है हमें पूरे समाज में ये जागरूकता फैलानी है कि आई केयर के लिए क्या ध्यान रखना है। दूसरा है कि हमें थोड़ा सा एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। हम जागरूकता तो फैलाएंगे, पर हमें सोचना है, जैसे लोग सिस्टमैटिकली, प्रोफेशनली सोचते हैं कि हमें ये लक्षण तक पहुंचना है और इसे सबसे तेज़ गति से कैसे पहुंच सकते हैं। और इसमें हम मानते हैं कि हमारे जो मेजर हॉस्पिटल्स है, मेजर सिटीज़ में, मेट्रोज़ में, इतने बड़े बड़े अच्छे शहर हैं जहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, हमें वहाँ पे फोकस करना चाहिए, हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम पे, ताकि वहाँ पे जो हॉस्पिटल के अंदर जिनका देहांत हो, वहाँ पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी है। हमें मेहनत करनी चाहिए कि उन्हीं परिवारों से बात करके कोशिश करनी चाहिए कि उनका नेत्रदान कंप्लीट किया जाए। इसी संदर्भ में डॉक्टर ऋषि, आपके पास हम लौटते हैं, उससे पहले धनंजय जी हैं फोन लाइन पर गोवा से, उनका सवाल जान लेते हैं। धनंजय जोशी जी, आपका स्वागत, सवाल पूछिए। My question is, I have already donated my eyes. Okay. And if I, because of my services, if I travel abroad, is there any tie-up with the international community of eye bank where my eyes can be taken off and used? Right, Dr. Tandon. Yes. So firstly, I'd like to appreciate this effort you have made of pledging to donate the eyes. It is actually a universal phenomenon all over the world, that it doesn't matter which eye bank you have registered yourself with. At the time of death, wherever you are, the nearest eye bank will be contacted, and this
effort has to be made from the relatives, because after we have pledged the eyes and after we pass away or die, we are not in control of the situation anymore. But if you have a card on your body, in case there's an accident, then the police, they will find that card and they have a network with the hospitals and eye banks. Or if you have gone and somebody is a friend or your relatives, they know that this is your wish, then of course they will contact. And there are helpline numbers, and the easiest is to contact the nearest hospital. They will give you the contact number. So it does not it does not matter if that cornea does not come back to the city that you are in. Somewhere in the world, a blind person will get vision from your gift, and that is very precious to us. वेरी राइट। वेरी कमेंडेबल। डॉक्टर ऋषि मोहन, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं उस संदर्भ में बात कर रहा था जो डॉक्टर राधिका कह रही थी, जहाँ तक प्रिवेंशन का सवाल था, तो उसमें 2 एरियाज जहाँ हम सोचते हैं और मैं खुद देखता हूँ कि बहुत डैमेज होता है कॉर्नियाज को। वन आर जस्ट सिंपल इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। छोटे मोटे लोग ग्राइंडर्स पे काम करते हैं, कारपेंटर्स हैं, लोहे के कर्मचारी हैं, वो कुछ प्रोटेक्टिव आईवेयर नहीं यूज़ करते, जो कि एक इंटरनेशनल नॉर्म है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम इस वजह से बचा सकते हैं। दूसरा इज़ जो चूना घरों में मिलता है, पान लोग खाते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं, वो चूने के पैकेट्स बहुत ही डेंजरस हैं। लाइम इज़ अ वेरी बैड केमिकल फॉर द आई, क्योंकि बहुत अल्कलाइन होता है और आँख को जला देता है। और तीसरी चीज़ प्रिवेंशन के तौर पे लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं, कुछ होते तो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, और स्टेरॉइड ड्रॉप्स जो हैं वो बहुत हानिकारक होती हैं अगर बिना प्रॉपर अप्रेजल के और चेकअप के अगर वो नहीं इस्तेमाल की जाए जी, तो आंखों में जख्म बहुत बुरी तरह से हो जाता है। बहुत ज़रूरी बात है, स्टेरॉइड बिना डॉक्टरी सलाह के ना इस्तेमाल करें। और डॉक्टर राधिका हर बार बताती हैं, खासकर बच्चों को लेकर, अब दिवाली दशहरा आने वाला है तो तीर कमान उस पर बड़ा जोर रहता है। और क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए, सावधानी के लिए? बच्चों के लिए हम ये कहेंगे कि एक्चुअली इनका तो पेरेंट्स से कहना पड़ेगा और स्कूल टीचर्स से कि आपको बस ये सिंपल रूल रखना है कि कोई भी नोकीली चीज़, नोकीली वस्तु से सावधान रहना है। जैसे बस में कंपास बॉक्स में से कंपास निकाल दिया, पेंसिल निकाल लिया, तो जब जैसे कि पेंसिल सिंपल सी चीज़ है, किसी बच्चे के हाथ में चलते हुए पेंसिल ही नहीं होनी चाहिए। वो पेंसिल हमेशा टेबल पे रखो और जब लिखना है उठा के उससे यूज़ कीजिए। जी, एक दर्शक है मुंबई से इस वक्त, संतोष, आप पूछ सकते हैं सवाल, क्योंकि विशेषज्ञ भी मौजूद हैं स्टूडियो में। जी, हैदराबाद में गवर्नमेंट का जो आंखों का इंस्टीट्यूट है, वहाँ के डॉक्टरों ने स्लेट यानी सिंपल लिम्बल एपिथेलियल ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर तैयार किया है। आंखों में कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन होती है, वो प्रोसीजर से 10 साल से चल रहा है। तो उसका इस्तेमाल कितना हो रहा है और वो कितनी कारगर है वो विधि? जी, क्या ये आर्टिफिशियल कॉर्निया की बात कर रहे हैं? हाँ जी, दोनों चीज़ें उन्होंने पूछा। एक है सिंपल लिम्बल एपिथेलियल ट्रांसप्लांट और दूसरा आर्टिफिशियल कॉर्निया। तो दोनों प्रोसीजर सक्सेसफुल है और ये देश के और भी कई अस्पतालों में इस्तेमाल हो रहा है, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। तो सिंपल लिम्बल एपिथेलियल ट्रांसप्लांट एक तरीका है कि जिनके आइज़ केमिकल से डैमेज हो चुके हैं, जिनके स्टेम सेल्स डैमेज हो गए हैं, वो रिप्लेस हो सकते हैं दूसरी आंख से छोटा सा हिस्सा लेके। तो मरीज के दूसरी आंख से अगर वो हेल्दी है, छोटा हिस्से लेके वो इस कॉर्निया पे लगाया जाता है ताकि उसके ऊपर का हिस्सा हेल्दी हो जाए। और फिर अगर इससे इस प्रोसीजर से नज़र वापस नहीं आती है तो नेक्स्ट स्टेज पे कॉर्नियल ट्रांसप्लांट भी हो सकता जी, है। एक बहुत छोटी सी बात, एक टिप्पणी, एक वाक्य में चाहूंगा। एसपी जैन हमारे दर्शक, उन्होंने ये जानना चाहा था कि दुनिया भर में बात हो रही थी आर्टिफिशियल कॉर्निया की, उस दिशा में बात कहाँ तक पहुंची है? वो भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है। आर्टिफिशियल कॉर्निया अवेलेबल है जो डोनेटेड कॉर्निया के साथ लग के लगाया जाता है। तो सेंट्रल हिस्सा वो प्लास्टिक का होता है, कोने का हिस्सा डोनेटेड कॉर्निया का होता है। इन लोगों के लिए काम आता है, जैसे पहले चर्चा हुई थी, जिसमें कॉर्निया को सर्वाइव करने की क्षमता कम है, मतलब जिनकी बीमारी ऐसी है कि वो सर्वाइवल ऑफ डोनर कॉर्निया कम है, तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल टिश्यू प्लस नेचुरल डोनेटेड टिश्यू, इट्स वेरी सक्सेसफुल। और टोटल हेल्थ में फिलहाल समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। गर्भावस्था में इनमें से कौन सा लक्षण खतरे का संकेत हो सकता है, ये सवाल हमने आपसे किया था एपिसोड 590 में। 4 ऑप्शंस हमने आपको दिए थे। सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी। खून की कमी, रक्तस्राव, वजन में अचानक कमी या अचानक वृद्धि, ये सभी हो सकते हैं खतरे के लक्षण प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं एक सवाल कि क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली।
आपको बताना है कि इनमें से आँख के किस भाग को प्रत्यारोपित किया जाता है। ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी कॉर्निया या फिर ऑप्शन सी ऑप्टिक नर्व। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। तो आप भी हमें इस पहेली का सही जवाब भेजकर हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। और कौन बने हैं एपिसोड 590 के लकी विनर, ये हमें बताने वाले हैं डॉक्टर ऋषि मोहन, जिनके सामने हमने रख दी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आप लोगों से हमें मिली हैं। डॉक्टर ऋषि, इनमें से एक लकी विनर कौन है? आप बहुत अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। आज के एक लकी विनर का नाम बताएं हमारे व्यूअर्स को। डॉक्टर ऋषि, ये बाहर गिर गया, उसी को उठाता हूँ। ये हैं गौरव राज वैद्य, जो इंदौर से हैं। गौरव राज वैद्य, इनको बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर राधिका मोहन आपको। दृष्टिहीनता या तो जन्मजात होती है या सिर्फ चोट लगने से? दोनों हो सकते हैं जी। डॉक्टर ऋषि, दृष्टिहीनता यदि जन्मजात हो तो ठीक नहीं हो सकती? हमेशा नहीं, कुछ हिस्से हैं जो ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर परिहार, क्या मोतियाबिंद या काला मोतिया से भी दृष्टिहीनता हो सकती है? हो सकती है, पर दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। डॉक्टर राधिका, कौन सी स्थिति ऐसी है जिसमें दृष्टिहीनता को ठीक किया जा सकता है? सफ़ेद मोतिया, कॉर्नियल ओपेसिटी, ग्लोकोमा अगर सही में शुरू में पकड़ा जाए तब ठीक हो सकता है। चश्मे, रिफ्रैक्टिव एरर्स जिसमें चश्मे से ठीक हो सकता है। डॉक्टर ऋषि मोहन, कॉर्निया में खराबी से हुई दृष्टिहीनता को प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांट से ही ठीक किया जा सकता है? नहीं, इसके अलावा और भी कई नई प्रतिक्रियाएं हैं जो हम कर सकते हैं। कॉर्निया के रिप्लेसमेंट की ही ज़रूरत नहीं होती, और तरीकों से भी इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। ब्रिगेडियर परिहार, प्रत्यारोपण के लिए कॉर्निया परिवार के सदस्य से ही लिया जा सकता है? ये जरूरी नहीं है। इनफैक्ट ये तो जो भी दान देंगे उसमें जो आई बैंक की जो लिस्ट है उस हिसाब से हम करते हैं। जी। डॉक्टर राधिका, जो लोग चश्मा लगाते हैं, जिनकी आंखें कमजोर हैं, क्या वो भी नेत्रदान कर सकते हैं? जी हाँ, अगर उनका कॉर्निया ट्रांसपेरेंट हो तो ज़रूर कर सकते हैं। डॉक्टर ऋषि मोहन, जिनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ हो या चश्मा हटाने के लिए कोई सर्जरी की गई हो, क्या वो लोग नेत्रदान कर सकते हैं? जी, वो भी नेत्रदान कर सकते हैं। डॉक्टर परिहार, क्या हृदय रोगी, मधुमेह रोगी और उच्च रक्तचाप वाले भी नेत्रदान कर सकते हैं? हृदय रोगी के पास भी दिल होता है, नेत्रदान कर सकते हैं। डॉक्टर राधिका, कोई क्या अपने जीवन काल में नेत्रदान कर सकता है? नहीं, ये मृत्यु के बाद। जीवन काल में आप प्लेज कर सकते हैं और फिर वो एक्चुअल डोनेशन मृत्यु के बाद होता है। डॉक्टर ऋषि मोहन, नेत्रदान करने वालों को क्या पुरस्कार या धन भी मिलता है? नहीं, उनको सिर्फ ऊपर वाले की और हम सब की ओर से एक समझिए कि थैंक यू दिल से जाता है, लेकिन कोई पुरस्कार या धन विस्तृत नहीं किया जाता। ब्रिगेडियर परिहार, अगर किसी व्यक्ति ने जीवित रहते अपनी आंखें प्लेज नहीं की हो तो क्या किया जा सकता है? प्लेज करना एक सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। मृत्यु उपरांत शरीर जो है वो नेक्स्ट ऑफ किन का होता है, अगर वो हाँ कहते हैं तो नेत्रदान किया जा सकता है। डॉक्टर राधिका, प्रत्यारोपण के बाद क्या आंख की नियमित जांच जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ऋषि मोहन, प्रत्यारोपण की सुविधा कहाँ उपलब्ध है और खर्च कितना होगा? बहुत जगह उपलब्ध है, गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर्स में, चैरिटेबल सेक्टर्स में, सब जगह ये प्रत्यारोपण की व्यवस्थाएं अवेलेबल हैं। जहाँ तक खर्च का सवाल है, उसमें 2 अंग हैं। जो आई बैंक का खर्च है, जो प्रोसेसिंग फ़ी के तौर पे दिया जाता है। जी। टिश्यू इटसेल्फ इज़ फ्री, जो डोनेशन है वो बिना किसी कॉस्ट के आती है, लेकिन जो उसकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन है, सर्जरी है, एनेस्थीसिया है और सामान लगता है, उसकी कॉस्ट ज़रूर है। जी। डॉक्टर परिहार, प्रत्यारोपण के बाद दृष्टि जीवन भर रहती है? जरूरी नहीं है, ये उस पर निर्भर करता है कि ये किस तरह का कॉर्निया हुआ और किस बीमारी में लगा है, मगर 10 से 15 साल तक तो ज़्यादातर उसमें ये संभव है। जी, और ये सवालों का आखिरी राउंड है। डॉक्टर राधिका, क्या संदेश आप देना चाहेंगी? हमने कारण जान लिए हैं, इलाज जान लिया है, संदेश के तौर पर क्या कहना चाहेंगी आप? मैं कहना चाहूँगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
तो अपनी आँखों का सोचते हुए इलाज से बेहतर है बचाव। जी, डॉक्टर ऋषि मोहन, आप क्या कहना चाहेंगे? आँख का केवल कॉर्निया ही ऐसा अंग है जिसका प्रत्यारोपण किया जा सकता है, और 6 से 8 घंटे का समय हमारे पास होता है इस प्रत्यारोपण के लिए। और हम सबका कर्तव्य है कि हम नेत्रदान करें और प्लेज करें, और जो भी हमारे इर्द गिर्द संबंधी हैं, अगर कहीं डेथ होती है इस तरह की, तो हमारा कर्तव्य है कि हम आई बैंक को कांटेक्ट करें। डॉक्टर परिहार, मैं सामाजिक चेतना को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ 4 लाइनें कहूँगा। दूर करें अंधकार का अहंकार, दो कमल नयन का दान बने अमृत का सागर, आओ जागृत करें स्वप्निल उषा किरण, आओ हाथ बढ़ाएं मानव लड़ी बनाएं, नेत्रदान की अलख जगाएं, दूर करें अंधकार का अहंकार, ब्रह्मांड में गुंजित हो यह टंकार, दूर करें अंधकार का अहंकार। जी, बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस तमाम जानकारी के लिए आप सभी का। तो बहुत ज़रूरत है नेत्रदान करने की, हम सभी का कर्तव्य है कि हम नेत्रदान करें। साथ ही ज़रूरत है इस बात की कि जिन लोगों को दृष्टि मिली है यानी कॉर्निया स्वस्थ है और देख सकते हैं, वो ख़ास तौर पर ख्याल रखें अपनी दृष्टि का। फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। उनकी बात जिस कॉन्टेक्स्ट में थी वहाँ से निकलकर आज के कार्यक्रम में मुझे लगता है कि बहुत सटीक बैठती है। जब तक हमारे पास आंखें हैं, उनका ख्याल रखें, दृष्टिहीनता से बचाएं और अपने जाने के बाद वो नेत्र किसी को दे जाएं। अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे टोटल हेल्थ में, तो हम बात करेंगे अल्जाइमर्स के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।